दिवाकर बोथरा और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपनी सीरीज 3 concepts a day. This is specifically with the concepts of sociology, but these concepts are more or less important for any optional which you choose with respect to the field of humanities. यहाँ पे हम दो गोल से चलते हैं, एक आपके कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रहे और दूसरा कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स आपके पास रहे आंसर राइटिंग के अंदर विच कैन ऐड मोर नोवेलिटी टू योर आंसर्स. आज के इस एपिसोड 3 के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली 4 कॉन्सेप्ट. फर्स्ट वन, सोशल डार्विनिज्म, जिसका एक पार्ट है यूजेनिक्स. दूसरा कॉन्सेप्ट डेप्थ पियोनेज और तीसरा कॉन्सेप्ट सेकंड सेक्स. तो चले फिर स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को. पहला कॉन्सेप्ट सोशल डार्विनिज्म. अगर एक सिंपल तरीके से देखें तो समाज होता है सोसाइटी. कॉन्सेप्ट्स की नर्व्स पकड़ लेते हैं, देन विल गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट. सोसाइटी होती है, इन सोसाइटीज के अंदर प्रोग्रेस होती है जिससे मोर कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज बनती है. साथ ही साथ में एक इंडिविजुअल्स या फिर लिविंग बीइंग लिखें जिसके अंदर एनिमल्स और बर्ड्स भी आ सकते हैं, वो होते हैं. धीरे धीरे ये भी इवॉल्व होते हैं. साइज ऑफ द बीक चेंज होता है, जेनेटिक्स चेंज होता है, शेप चेंज होता है, स्किन चेंज होती है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स. अब अगर देखा जाए समाज और एक इंडिविजुअल या फिर एक लिविंग बीइंग के अंदर, तो एक टाइम था जब यह माना गया कि वो समाज एग्जिस्ट करेगा आने वाले टाइम के अंदर जो ज्यादा फिट होगा. अगर सोसाइटी वीक रहेगी तो वो क्रम्बल कर जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी. सेम चीज अगर एक इंडिविजुअल या फिर एक कोई लिविंग बीइंग वीक है तो स्ट्रॉन्ग उसे ओवरकम कर लेगा. ये कॉन्सेप्ट आता है डार्विन, चार्ल्स डार्विन, जो एक बायोलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट बोले जा सकते हैं और जिसको हर्बर्ट स्पेंसर ने फिर स्टडी यूज किया इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटीज इवोल्यूशन, और वो टर्म बन गया सोशल डार्विनिज्म. बट सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट कॉइन किसने किया? क्या चार्ल्स डार्विन ने किया या हर्बर्ट स्पेंसर ने? दैट इज समथिंग विच इज थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड कि डार्विन नहीं, स्पेंसर ने ये टर्म कॉइन किया था. तो चलिए देखते हैं और इसकी एक एप्लीकेशन भी बताऊंगा आज के टाइम में. क्या ये वैलिड है? कभी आए कि क्या सोशल डार्विनिज्म वैलिड कॉन्सेप्ट है आज? सोशल डार्विनिज्म होता क्या है? नेम्ड आफ्टर द इंग्लिश नेचुरल साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन. सोशल डार्विनिज्म नहीं, डार्विनिज्म उसके नाम पे हुआ था. डार्विनिज्म इज द थियरी ऑफ इवोल्यूशन बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. Those members of a species best suited to their environment survive and reproduce, and those who are not able to adapt to the given environment, they do not largely exist, they die down over a period of time. तो एक स्पीशीज को स्टडी करके गैलापागोस आइलैंड के ऊपर ये पर्टिकुलर एनालिसिस निकली. The phrase survival of the fittest, however, was not coined by Charles Darwin, it was coined by Herbert Spencer. स्पेंसर ने इसी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को कॉइन किया इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दैट दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट जस्ट एप्लीकेबल टू द स्पीशीज, दैट ओनली दो स्पीशीज हु आर बेस्ट सुटेड टू देयर कंडीशंस वुड सर्वाइव. रादर देन दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू सोसाइटी. अगर सोसाइटी अडेप्ट नहीं कर पाती है तो एक टाइम आएगा कि वो सोसाइटी कोलैप्स कर जाएगी. हमने देखा कि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर बड़े बड़े किंगडम, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर बड़े बड़े किंगडम्स गिर गए क्योंकि चावल की शायद प्रोडक्शन ठीक से नहीं हुई. दे वर नॉट एबल टू सर्वाइव. बहुत सारे रोमन एम्पायर्स या ब्रिटिश एम्पायर्स, अगर हम सोचें इस नजरिए से, तो दे वर नॉट एबल टू अडेप्ट देमसेल्व्स टू दोस कंडीशंस एंड एज अ रिजल्ट दोस किंगडम्स कोलैप्स्ड. The same thing could be applied to maybe Delhi Sultanates or Chandragupta Maurya or Ashok, where because of Ashoka's experience with Kalinga war, he gave up violence and as a result, he could not adapt to the changing circumstances which required decisive war footing efforts. तो जो adapt नहीं कर रहा है वो कहीं ना कहीं collapse कर रहा है. तो you have just two options with you. whether with respect to UPSC or whether with respect to anything else. Either you adapt to the patterns of UPSC or either you collapse with the changing patterns of UPSC.
इसी सोशल डार्विनिज्म के अंदर एक टर्म ऑफन यूज किया जाता है टू सपोर्ट दिस थीसिस कॉल्ड एज यूजेनिक्स। अब यूजेनिक्स क्या होता है? कई बार आपने देखा होगा कि पहले बहुत प्लेटोनियन या एरिस्टोटेलियन टाइम्स के अंदर देखें तो बहुत ही एक अंडरस्टैंडिंग ऐसी थी कि कुछ जो फिटेस्ट लोग हैं उनको ही रिप्रोड्यूस करना चाहिए, जो क्रिमिनल्स है, जो ऑफेंडर्स है, जो डिविएंट्स है, उनको रिप्रोड्यूस नहीं करना चाहिए क्योंकि शायद वैसे ही बच्चे पैदा होंगे। वो है यूजेनिक्स। क्या है ये टर्म यूजेनिक्स? द बिलीफ और द स्टडी ऑफ बिलीफ दैट ह्यूमन पॉपुलेशन कैन बी इंप्रूव्ड अपॉन बाय कंट्रोलिंग द ब्रीडिंग, where the good ones are able to allowed to breed and the people who are considered as misfit, they are avoided, they are not allowed to breed themselves. और इनफैक्ट एक टाइम था एरिस्टोटल प्लेटो के टाइम के अंदर स्टेट स्पॉन्सर्ड ब्रीडिंग हुआ करती थी, जहां पे अच्छे जेनेटिक्स के लोगों को स्टेट ब्रीड करवाता था सो दैट दे प्रोड्यूस मोर फर्टाइल, मोर स्टेबल और मोर स्ट्रॉन्ग पीपल और इंडिविजुअल्स इन देयर रेस्पेक्टिव सोसाइटीज। यूजेनिक्स लेकिन धीरे धीरे, बिकॉज यू नो इट वेल दैट breeding cannot largely be controlled, and if at all it is controlled, it would largely not be a value of social justice. It will lead to its violations. Eugenics fell from favor because it proved difficult to separate which human characteristics were genetics and which were a product of nature and environment. ये कैसे पता चलेगा कि मैं क्रिमिनल समाज के कारण बन रहा हूं या जेनेटिक्स के कारण बन रहा हूं, मैं लीडर समाज के कारण बन रहा हूं या मेरे जेनेटिक्स या एनवायरनमेंट के कारण बन रहा हूं? Few people would accept the ethics of preventing certain groups from producing, और साथ ही साथ में इसमें ethical concerns थे, and no effective program could be designed in order to breed people selectively. In fact, आज circumstances ऐसे हैं कि बहुत सारे reformative centers के अंदर भी people are largely given a choice to largely indulge in intercourses with their respective spouses, weeklies और monthlies कुछ time fix किया गया है। क्यों? Because it is considered as one of the very essential part. Dharma, artha, kama, moksha has been an important aspect of Hindu society or Hindu belief systems. एंटायर वे ऑफ थिंकिंग ऑफ यूजेनिक्स के बेस्ट को ब्रीड करवाना, ये थिंकिंग कहीं ना कहीं लोगों ने आगे जाके क्रिटिसाइज की कि ये सेल्फ सर्विंग थीसिस है। जो लोग पावरफुल पोजीशंस पे थे वो लोग मानते थे कि दे आर द बेस्ट जेनेटिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सोसाइटी, दे आर द बेस्ट पीपल कैरिंग द बेस्ट जीन्स इन देयर सोसाइटी एंड ओनली दे शुड लार्जली बी अलाउड टू ब्रीड। तो इन दिस सर्कमस्टेंसेस ये एक सेल्फ प्रोपेगेंडा बन गया, मैकेनिज्म बन गया in order to maintain their domination, so that the rest people, when they do not largely breed, they will not have any heirs, and as a result they will not able to largely put themselves into the positions of power or question the positions of power. इस पूरे के पूरे थियरी दैट इज सोशल डार्विनिज्म को देखा जाए तो हर्बर्ट स्पेंसर ने बोला कि जो समाज अडेप्ट नहीं कर पाता वो कोलैप्स कर जाता, और इसी के बेसिस पे उन्होंने इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी की थीसिस दी, जहां पे उस इवोल्यूशन के अंदर बताया सिंपल सोसाइटी, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, कंपाउंड सोसाइटी, वो डबली कंपाउंड बन जाती है, और फाइनली ट्रिपली कंपाउंड सोसाइटीज बनती है। और एक और इवोल्यूशन जो हर्बर्ट स्पेंसर ने बताया, मिलिट्री सोसाइटी कैसे इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जाती है, और इंडस्ट्रियल सोसाइटी एक दिन एथिकल सोसाइटीज बन जाएगी। और अगर बाई चांस किसी समाज ने अडॉप्ट नहीं किया तो शायद वो और अपने रेस्पेक्टिव स्टेजेस के अंदर कोलैप्स कर जाएगी इफ दे आर नॉट एबल टू अडैप्ट देमसेल्व्स। लेकिन आज बैठ के अगर हम सोचें कि क्या ये थीसिस, क्या सोशल डार्विनिज्म अप्लाई होता है समाज के ऊपर, एक सिंपल से तरीके से देखते हैं कि हर माँ अपने बच्चों को कहीं ना कहीं उनके उनको खाना खिलाने के लिए या पेट भरने के लिए अपने आप को भी सैक्रिफाइस कर देती है, और वो बच्चे इनिशियली शायद सर्वाइव फिटेस्ट नहीं है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ देयर सोशलाइजेशन प्रोसेस दे कैन लार्जली बिकम फिटेस्ट ऑफ द फिटेस्ट। तो ये अज्यूम कर लेना कि दोस पीपल हु आर नॉट फिट इज बिकॉज ऑफ देमसेल्व्स is an exaggeration. Many times people may not become fit because of the social factors present in the society. Hence the survival of the fittest at the best may apply to the animal kingdom, but applying this notion and understanding human population on the notion of social Darwinism or on the basis of अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ सोशल डार्विनिज्म और इंडिविजुअल अगर सोशल डार्विनिज्म से देखे जाए तो शायद ह्यूमैनिटी ही क्वेश्चनेबल हो जाएगी।
Because the goal of this society is not to just fit in themselves the people who are the fittest, but also largely to provide opportunities for those people who are not fit, but they required some support in order to become fit or fitter in the society. जिसका एक बहुत बढ़िया सा उदाहरण है positive discriminations present in the societies where the people are largely provided support structures to occupy the various positions in the society. इसके आगे जाए तो एक छोटा सा नोशन है, इनफैक्ट एक किताब थी ये सेकेंड सेक्स, जिस किताब का नाम जिनका ऑथर का नाम है साइमन डी बिवॉयर। इन मैडम ने किताब लिखी सेकेंड सेक्स, और इस किताब के अंदर बहुत अच्छा सा एक अंडरस्टैंडिंग दिया कि वुमेन होती कौन है। अकॉर्डिंग टू साइमन डी बिवॉयर, वुमेन्स आर नॉट बोर्न एज वुमेन, दे आर मेड वुमेन्स। बिवॉयर मैडम बोलती है कि वुमेन कोई एक इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं है, वुमेन को वो माना जाता है जो सेकंड सेक्स से इक्वेट किया जा सके। सेकंड सेक्स क्या होता है? वुमेन नॉर्मली डिफाइन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट मेन आर नॉट, कि एक मर्द जो नहीं है वो वुमेन है। तो वुमेन्स वर नॉट डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स, बट रादर देन वुमेन वर डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच दे डिड नॉट कैरी इन कंपैरिजन टू मेन। और जब किसी एक जेंडर को आप एक सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स में आइडेंटिफाई करते हो, लैक ऑफ समथिंग आइडेंटिफाई करते हो विच इज प्रेजेंट इन द अदर सेक्स और अदर जेंडर, you obviously give them a secondary citizen status, or you largely give them or consider or equate their gender with second sex. Women are called second sex because their identity has been devised by men in the course of men's development of their own identity. In short, women are what men are not. Many sociologists have often come up, like Herbert Spencer and others, who have actually understood women on the basis of what they do not have in comparison to men. This understanding of second sex largely opened up different dimensions in understanding the true notions of empowerment, personality and identities of women within the realm of sociology from the feminist perspective. तो क्या women आज भी second sex है? क्या हम कई बार ये देखते हैं कि नहीं तुम लड़की हो, तुम नहीं कर पाओगी? और क्या ये सेकेंड सेक्स सिर्फ एक जेंडर आइडेंटिटीज है? क्या ये ट्रीटमेंट में भी दिखाई देता है दैट वी ट्रीट आवर वुमेन्स एजुकेशन एज सेकेंडरी व्हेन कंपेयर्ड टू द बॉयज एजुकेशन प्रेजेंट विद आवर फैमिली इज समथिंग व्हिच यू नीड टू थिंक ओवर। एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ टुडेज सेशन इज ए पर्टिकुलर टर्म, डेप्ट पियोनेज। पेपर 2 के अंदर बॉन्डेज एक सिलेबस है सोशियोलॉजी के अंदर, यहां पे ये वर्ड यूज किया जा सकता है। एक आउट ऑफ इंडिया की ओरिजिन रखता है, स्पेनिश टर्म से ओरिजिन करता है। पियोन इज द स्पेनिश टर्म फॉर सर्फ। सर्फ का मतलब मान लेते हैं फिलहाल पेजेंट, द लोएस्ट स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर, जो आज माना जा सकता है एग्रेरियन लेबर भी। अब होता क्या था, पहले फ्यूडल सोसाइटीज थी, लैंड के बेसिस पे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती थी, और एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी करने के लिए, लैंड को जोतने के लिए आपको ज्यादा नंबर की जरूरत होती थी। There were people who did not have land, but how to ensure that these people work in your land in order to increase your productivity and your social mobility? तो क्या किया जाता था कि बहुत सारे लोगों को जिनके पास लैंड नहीं थी, पियोन्स को एक डेप्ट दी जाती थी, जिसके बेसिस पे वो कंटिन्यूसली आपके यहाँ पे काम करता था। उसे वो रिपे नहीं करना था पैसा, उसे उसके बदौलत काम करना था एक पर्टिकुलर लैंडलॉर्ड की जमीन पे। Until 20th century, it was common for landowners in agrarian society to ensure they had a steady supply of labor by placing workers in their debt and then requiring work to discharge it. पैसा वापस एक्सेप्टेबल नहीं था, काम करना पड़ेगा उस चीज के लिए। इस तरीके से आई होप यू आर एंजॉइंग दिस पर्टिकुलर सीरीज ऑफ 3 कॉन्सेप्ट्स अ डे